आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पिथौरागढ़ एंचोली निवासी वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर पल्लवी देवलाल से, जिन्होंने स्कूल ऑफ साइंस हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट की है। आपको बता दें, बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाली पल्लवी पहले ही हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में वरीयता सूची में भी अपना नाम दर्ज कराने के साथ ही जीआरएफ में पूरे देश में 55वीं रैंक भी हासिल कर चुकी हैं। पल्लवी ने आज वैज्ञानिक बनकर न केवल सीमांत का नाम रोशन किया है, बल्कि वह युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर पल्लवी देवलाल से। पहला सवाल हमारा आपसे ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप ये जानकारी दें कि साइंटिस्ट बनने का आपका एक सपना ही था या फिर किसी और फील्ड पे जाना चाह रहे थे? इस तरफ को रुझान कैसे हुआ आपका? मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट तो स्कूल से ही था, लेकिन बायोलॉजी के साथ साथ मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, तो इसी वजह से मैंने 11th-12th में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों चुने थे। मैं चाहती थी कि मेडिकल के लिए कोशिश करूँगी, लेकिन हालांकि मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये था कि शायद मैं डॉक्टर एज अ प्रोफेशन नहीं बनना चाहती थी, इतना मुझे पता था। लेकिन क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो इसलिए फिर मैंने एमबीबीएस की बजाय बीएससी ऑनर्स किया बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें केवल बायोलॉजी ही नहीं बल्कि बाकी विज्ञान के सब्जेक्ट्स जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सब की बेसिक्स जो होते हैं उन सब के साथ मैंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करी। और उसके बाद फिर मैं अपना मास्टर्स करने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी गई, और फिर वहीं मैंने उसी लैब जिसमें मैंने अपना मास्टर्स थीसिस किया था, वहीं से पीएचडी का शोध कार्य भी किया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे यूथ कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अन्य फील्ड पे जाना चाहते हैं। इस फील्ड पे जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो विज्ञान के फील्ड में तो मास्टर्स के बाद पीएचडी प्राइमरी और बेसिक डिग्री होती है, जो वैज्ञानिक बनने के लिए चाहिए होती है, अगर आप लंबे समय तक शोध कार्य करना चाहते हैं। पर इसके अलावा भी अगर एमएससी के बाद आप जानना चाहते हैं कि आप सच में रिसर्च फील्ड में रहना चाहते हैं या नहीं, तो उसके लिए इंडिया में शॉर्ट टर्म रिसर्च फेलोशिप्स भी होती हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आप एज अ टेक्नीशियन या एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं। ये हर लैब में, हर बड़े इंस्टीट्यूट में ऐसी पोजीशंस आती रहती हैं। और उसके अलावा अगर आपको मालूम है कि आपने साइंटिस्ट ही बनना है, पीएचडी ही करनी है, तो उसके लिए आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया की, जो भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसके अलावा जो भी आईआईटीज़ हैं और आईसर्स हैं, तो उनके लिए अपने एंट्रेंसेस होते हैं। इसके अलावा फ़ेलोशिप के लिए जो CSIR UGC का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो भी देना होता है, तो उससे आपको हर महीने रेगुलरली फ़ेलोशिप भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसी के साथ थोड़ी थोड़ी फाउंडेशनल तैयारी हो जाती है आगे के एंट्रेंसेस के लिए भी। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं JRF के साथ, तो आपको फेलोशिप मिलेगी और आप कई सारी जगह पीएचडी के लिए अप्लाई करने को एलिजिबल फिर होते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फील्ड पर आ सकते हैं। मेरा मतलब है कि क्या साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत होशियार होना आवश्यक है, या यहाँ से बाहर जाकर स्टडी करना आवश्यक है? इसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी जानकारी दें, और ये भी बताइए कि साइंटिस्ट बनना कितना मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट बनना मुश्किल है, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि ये अपने आप में एक साधना है, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है शोध कार्य में, स्पेशली जब आप कोई बेसिक रिसर्च कर रहे हैं, और अगर आप कोई ऐसी भी रिसर्च कर रहे हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन बेनिफिट के लिए ट्रांसलेट हो सकती है, तो उसमें भी आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको बहुत केयरफुल होना होता है अपने काम को करने के लिए। तो इसमें ये है कि सिर्फ होशियार होना, पढ़ाई में ही तेज़ होना, ये प्राइमरी चीज़ है, हो सकती है कई जगह, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा कहूँगी। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में, या अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो क्यूरियोसिटी एक होती है, कि अगर आपको जिज्ञासा है कुछ चीज़ को जानने की, और आप कर्मठ हैं और आप करना चाहते हैं उसको कंसिस्टेंटली, तो वो एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हाँ चलो पीएचडी करके नाम के आगे डॉक्टरेट लग जाएगा, वो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर वो आपका मोटिवेशन है, तो फिर आप 5-6 साल जितने भी आपकी रिसर्च में लग रहे हैं, वो
इतना मेजर ड्राइविंग फैक्टर नहीं होता। तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि 5-6 साल आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आपने पढ़ाई करी है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो आप में बस वो इंटरेस्ट और वो ड्राइव होना चाहिए कि आप विलिंग हैं उतनी मेहनत करने के लिए। तो बेसिक जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन का क्राइटेरिया होता है 55% या 60%, वो है तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपकी 12th में 70-80% भी आती है और आपको बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं मान लीजिए एडमिशन मिलता है, तो आपको जिसमें भी मिल रहा है आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं ग्रेजुएशन। लेकिन साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं कि आपको मास्टर्स के लिए, क्योंकि वो एंट्रेंस बेस्ड होते हैं, तो आप उनकी तैयारी करके प्रिपरेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप उस फील्ड में रहेंगे आपकी जानकारी बढ़ते जाएगी। तो बच्चों को ये होना चाहिए, अगर उन्हें पता है साइंटिस्ट बनना है या कुछ और भी बनना है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन बीटेक करी है, तो कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे TIFR है, वो ग्रेजुएशन के बाद भी आप डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक के बाद भी आप मास्टर्स करके PhD कर सकते हैं, तो और कुछ साल नौकरी करने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। तो अगर आपको सच में वो ड्राइव, क्यूरियोसिटी है वैज्ञानिक बनने की या किसी और क्षेत्र में भी शोध कार्य करने की, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आप एक साइंटिस्ट हैं तो ये सफ़र मतलब निश्चित तौर पे इतना आसान तो नहीं रहा होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग एजुकेशन कैसे हुई? तो मेरी स्कूलिंग पूरी न्यू बीर शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, पिथौरागढ़। उसके बाद मैंने कुछ एंट्रेंसेस भी दिए थे, जो तब नेशनल एंट्रेंसेस होते थे, और पंतनगर का भी दिया था। और मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो इसलिए मेरे को फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मिल गया था। तो उसके बाद मैंने साउथ कैंपस में श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। तो वो कॉलेज बहुत अच्छा है और टीचर्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी एजुकेशन और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई थी। तो वहाँ से ही फिर मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। इंडिया में कुछ 4-5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स करती हैं, और मुझे बायोकेमिस्ट्री में ही आगे करना था। वैसे लोग फील्ड्स भी स्विच करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बाद बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये काफ़ी फील्ड्स होते हैं। तो उसके बाद मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया और वो मेरा क्लियर हो गया था। तो ग्रेजुएशन करते ही फिर मैं हैदराबाद चली गई। तो MSc की डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक 6 से 8 महीने का शोध कार्य, हमें एक छोटी थीसिस करनी होती है। तो जिस लैब में मेरा चयन हुआ था शोध कार्य के लिए, वो काम मुझे अच्छा लगा, और तभी मुझे पहली बार लगा कि हाँ, रिसर्च करना मुझे अच्छा लगता है और मैं इस फील्ड में करना चाहूँगी। और इसी के दौरान मैंने CSIR का एक इंस्टीट्यूट है CCMB हैदराबाद में ही, वहाँ गर्मियों की छुट्टी में 2-3 महीने काम किया था। एनिमल्स में कैसे डिप्रेशन वगैरह पढ़ा जाता है, तो वो शोध कार्य भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये सब देख के मुझे अच्छा लगा कि साइंटिस्ट की जो जॉब होती है, रिसर्च अच्छा है, हम कुछ, हमारे मन में प्रश्न आते हैं, फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर रिजल्ट्स, फिर उस डेटा से हम निकालते हैं कि एनालिसिस करके क्या मतलब है इसका। तो वो करने के बाद फिर मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो PhD के लिए एंट्रेंस होता है वो दिया था, तो मेरा उसमें चयन हो गया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हैदराबाद से ही कंटिन्यू करूँगी अपना शोध कार्य। और फिर मैंने जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की मैं बात कर रही थी PhD के दौरान फंडिंग के लिए, वो क्लियर किया था। तो उससे मेरी 5 साल की फंडिंग भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी। एंड इसी दौरान फिर बीच में इंडिया में शोध कार्य बहुत अच्छा है, फंडिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं, और साथ साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। तो इन्हीं के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी बर्लिन में जो फ्री यूनिवर्सिटी है उनके साथ कोलैबोरेशन है। तो इरास्मस फंडिंग के थ्रू मुझे 4 महीने बर्लिन जाके शोध कार्य करने को मिला था। और मैं अपनी PhD में मैंने माइक्रोस्कोपी टेक्निक का काफ़ी यूज़ किया है। तो सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी जो है, जिसमें हम बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को भी देख सकते हैं, उसके लिए फिर मैंने वहाँ जाके ट्रेनिंग करी। और एक और सुपर रेजोल्यूशन ट्रेनिंग मैंने हाइडलबर्ग में उस दौरान ली। तो उसके बाद फिर आके मैंने यहीं अपना थीसिस का काम पूरा करके उसको कंप्लीट किया है। आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको इस फील्ड पे जाना है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप आज का यूथ जैसे कि मतलब उनका कोई एम नहीं है, लक्ष्यहीन होता जा रहा है, नशे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको इस फील्ड पे जाना है? तो
एकेडमिक्स में तो इंटरेस्ट पहले से ही घर में रहा है, तो मम्मी पापा और मेरे चाचा भी काफ़ी एकेडमिक ओरिएंटेड थे, तो वहाँ से पढ़ाई में थोड़ा रुझान शुरू हुआ। और उसके बाद मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, साइंस पसंद थी, लेकिन स्कूल कंप्लीट करने के टाइम पे ये पूरा जो पाथ अभी मैंने आपको बताया मैंने जो किया हुआ है उसकी इतनी जानकारी नहीं थी, मतलब लीनियरली कैसे एक के बाद एक चीज़ें करनी है वो पता नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे स्टेप्स लेते गए वैसे आगे की और जानकारियाँ होती गई। तो जैसे जब ग्रेजुएशन करी मैं बहुत ही खुशनसीब थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे मिला, तो वहाँ और नए मौक़ों के बारे में मुझे पता चला और स्कूल के टीचर्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया। और मेरे स्कूल के जो एक सर थे उन्होंने बोला कि अगर यहाँ से करोगी तो हो सकता है तुम काफ़ी अच्छा करो, बेहतर करो, लेकिन वहाँ जाओगी हो सकता है तुम बेस्ट ना हो, लेकिन तुमसे बेस्ट जो होगा उससे तुम्हें सीखने को मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, वहाँ जाके मैंने सीखा और पता चला कि जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं और बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब किया। और फिर कुछ इंटर्नशिप्स करी ये जानने के लिए कि अलग अलग फील्ड्स में कैसे काम होता है, क्योंकि अलग अलग लेवल पे भी शोध होती है। कुछ लेबोरेटरीज में बहुत ही कोशिकाओं पे काम होता है, बहुत ही सूक्ष्म जीवों पे काम होता है, कहीं कहीं हम चूहों का और ड्रोसोफिला फ्लाइज का यूज़ होता है रिसर्च में। तो वो सब अलग अलग चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग ली और पता चला। तो मैं ये कहूँगी कि भले ही अगर किसी को, कुछ लोग होते हैं जिनमें पता होता है कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, वो बहुत अच्छा है, वो पहले से ही अपने लक्ष्य की ओर रहते हैं। लेकिन अगर जिसे नहीं भी पता तो वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और आजकल तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है कि आप चेंज कर सकते हैं। आप बीए की डिग्री के बाद भी कई जगह आप मास्टर्स इन साइंस का ऑप्शन रहता है और अपने फील्ड्स बदल सकते हैं। आप बीटेक करने के बाद कुछ साल जॉब करके फिर आप अगर चाहें एकेडमिक फील्ड में आना तो आप ये भी कर सकते हैं। कुछ लोग एमबीबीएस के बाद भी पीएचडी करते हैं, और अब तो एमबीबीएस में एज लिमिट भी नहीं रही, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत एकेडमिक सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी भी है अभी। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो काउंसलिंग लोग ले सकते हैं, लोग बात कर सकते हैं अपने स्कूल के सीनियर से, या फिर जो लोग जानते हैं कि उस पोजीशन पे हैं। अगर मान लीजिए अभी किसी को पीएचडी करनी है तो वो जुड़ सकते हैं मुझसे। अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, और काफ़ी अब तो सोशल मीडिया और यूट्यूब के थ्रू काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो ये है कि आपको अपना नेटवर्क जो है आपको उस तरफ लेके जाना चाहिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो हमेशा अपने बड़े सीनियर्स या फिर प्रोफेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, ये काफ़ी मददगार रहेगा। पेरेंट्स का कैसा रोल रहा इस सफ़र में आपके? तो पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल था। आई थिंक वही मेन ड्राइविंग फैक्टर थे इसमें, क्योंकि रिसर्च में एक फिक्स रूटीन भी नहीं होता। पीएचडी लाइफ में कभी हमारे सुबह एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं, कभी लंबे समय तक चलते हैं, और इतना फ्रीक्वेंटली हम ब्रेक्स भी नहीं ले सकते। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स समझें, और क्योंकि बहुत सारा ट्रैवल भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। इनफैक्ट बैचलर से ही हमारी कंपेयर टू अदर फील्ड्स, बायोकेमिस्ट्री या जो भी और कोई साइंस में कर रहे हैं, उनकी लैब्स ज़्यादा समय तक चलती हैं। फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए भी जब मैंने घर से दूर जाने की भी बात कही तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऐसे कभी नहीं रही। तो उसी की वजह से शायद मैं भी आगे बढ़ती गई, और मुझे भी लगा कि हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ आगे बढ़ने की। और जितना भी हो सके उन्होंने हमेशा साथ ही दिया है। भले कुछ चीज़ें जो उन्हें समझ ना भी आती हों, क्योंकि वो भी इस क्षेत्र से इतना परिचित नहीं थे, तो उसमें भी उन्होंने हमेशा समझने की कोशिश करी और कभी घर से कोई दबाव नहीं दिया। तो वो बहुत मेन मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भले ही ये डिफ़िकल्ट फील्ड था और एकेडमिक फील्ड था, बट काफ़ी और चीज़ें भी मैंने एक्सप्लोर करी हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हाँ, स्पेशली डिफ़िकल्ट जितना फील्ड हो उतना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दें, क्योंकि ये अगर मुश्किल है और आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो बहुत बड़ा एक कारण रहता है कि लोग जब फ्रस्ट्रेशन में होते हैं या परेशान होते हैं तभी वो नशे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो उस समय आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे ना आपको नुकसान हो ना दूसरों को नुकसान हो। तो हार्मलेस हॉबीज़ जो हैं वो आपको करनी चाहिए। और कई बार लोगों को लगता है कि हॉबीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत है। तो उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्शियसली और माइंडफुली ये डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बिना पैसा खर्च किए, बिना ज़्यादा समय गंवाए आप कर सकते हैं। जैसे किसी को आर्ट
या म्यूज़िक या फिर डांसिंग, जिसका भी आपको शौक है स्पोर्ट्स का, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको हमेशा रखना चाहिए, ताकि कभी अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा है या फिर आपको प्रेशर ज़्यादा है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, तो आप अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर सकते हैं। और इससे ऑल्टरनेट स्किल्स सेट भी आपको मिलता है। जैसे मैंने पहले कहा कि स्पेशली साइंस फील्ड में आपको सिर्फ पढ़ाई के ही नहीं, आपको और चीज़ें भी चाहिए। आपको रीडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको राइटिंग करनी होती है, आपको अपना डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो उसमें आर्ट और क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, भले आप IT में जॉब कर रहे हो या कुछ भी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। आप पहले अपने आप को समझें कि आप कब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, कब परेशान रहते हैं, और उस समय क्या आपको सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो अगर किसी के पास सपोर्ट सिस्टम हो तो वो बेहतर रहता है, घर वाले या बड़े भाई बहन अगर समझाएं तो हेल्प मिलती है। पर अगर नहीं भी मिलती है तो आप खुद से अपने आप के लिए समझ सकते हैं, जर्नलिंग आप कर सकते हैं। और नशे के लिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, युवा कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये दिक्कत है, स्टूडेंट्स इस ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये है कि आपको बहुत ही कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना होता है कि आपका फोकस किस चीज़ पे है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम अपना करियर या अपनी लाइफ इन जनरल वी कैन मेक और ब्रेक इट। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें और अपने टीचर्स या फैकल्टीज़ या जो भी आपके कोलीग्स हैं उनसे इंटरेक्ट करें, तो आई थिंक वो मददगार रहेगा। और कोई दिक्कत है तो आप हमेशा मेरे ख्याल से बात करना चाहिए। और आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस और हेल्थ सपोर्ट का भी लोग खुल के अब थोड़ा बात कर रहे हैं अपनी परेशानियों के बारे में, तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आप चले भी गए हैं उस ओर नशे की ओर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ब्रेक ले सकते हैं, आप फिर वापस आ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेस होने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि क्या करके हम खुश रह के इससे बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड कोई भी अगर कनेक्ट होना चाहता है, इफ़ एनीबडी वांट्स टू नो मोर अबाउट PhD, इंस्टाग्राम पे मेरा माइंडफुल PhD लिंक करके मैंने एक पेज अभी शुरू किया है, तो जिसमें लोग PhD के दौरान कोई दिक्कतें आती हैं या कैसे करते हैं, तो आप अपने सवाल भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हेल्प करूँ उसमें आपकी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।